तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कुणाल सर पे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए सेल चैप्टर पे एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, इसीलिए आज का रिकॉर्डिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। तो कैमरा पे थोड़ा कम ध्यान रहेगा और बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आप लोग बस कंटेंट पे ध्यान दें, आई फोकसिंग पे नहीं। तो आज का वीडियो ऐसा रहने वाला है कि आज के बाद सेल पे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप ये वीडियो को, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो तो 2 पार्ट में बनाना पड़े, आज पूरा लेक्चर कंप्लीट ना हो, लेकिन 1 पार्ट हो या 2 पार्ट हो, अगर आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो इसके बाद सेल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो बिना देर किए सेल स्टार्ट करते हैं। तो सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं, वो क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं हमारे बॉडी का। स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? संरचनात्मक, है ना। और फंक्शनल का मतलब क्या होता है? कार्यात्मक। तो चाहे काम के बेसिस में बोलो और चाहे शेप के बेसिस में बोलो, दोनों के आधार पर सबसे छोटा यूनिट जो है, सबसे छोटी इकाई जो है, वो सेल है। लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए। अगर आप बहुत डीप में जाकर के सोचेंगे तो ये कोई छोटी इकाई नहीं, ये बहुत बड़ी इकाई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर भारत पूरा देश है और झारखंड एक स्टेट है, तो अगर आप स्टेट को एक सेल कंसीडर कर रहे हो कि भैया झारखंड, हमारा झारखंड एक स्टेट है, पूरा शरीर जो है अगर भारत है हमारा देश की तरह, तो झारखंड एक स्टेट है, उसे अगर हम सेल कंसीडर करें तो उस राज्य के अंदर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना। भारत का अगर पूरा जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हर स्टेट का कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी होता है ना। अगर सारा स्टेट डेवलप नहीं होगा, सारे स्टेट अपने अपने काम नहीं करेंगे, तो हमारा भारत देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हर सेल अगर कोई काम नहीं करे तो हमारे शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहने को तो ये बहुत छोटी इकाई है, लेकिन देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी इकाई है। ठीक, तो डेफिनेशन पर्पस से आप ये याद कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको सेल कहते हैं, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत कुछ समेटे हुए है ना। जैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो अपने आप में ही बहुत कुछ समेटे हुए हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो अपने आप में ही बहुत कुछ समेटे हुए हैं, है ना। तो हर राज्य की अपनी एक कहानी है, उसी तरीके से हर सेल की अपनी एक कहानी है। तो आइए आज बिना देर किए उस कहानी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि डेफिनेशन का बात हुआ था कि सेल का परिभाषा क्या हो रहा है, तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो क्या है? सेल। ठीक, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, जितने जीव जंतु हैं जिनके अंदर भी जान है, वो सारे चीज़ किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, है ना। इसके बाद सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, साइटो का मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी। और सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ सेल एंड देयर इंटरनल ऑर्गन्स। सेल के साथ साथ उनके अंदर के बाकी ऑर्गेनल्स की भी अध्ययन करेंगे। अगर हम, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल के साथ साथ अगर हम उसके अंदर के सारे ऑर्गेनल्स के भी अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी कहेंगे। क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो भाई, सेल तक पहुंचने के लिए सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ा लोगों को, वो दुनिया तो हमारे आँख तक आ ही नहीं पाती अगर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं होता। अगर कोई आदमी माइक्रोस्कोप नहीं बनाता तो वो छोटी सी दुनिया जो हमारी बॉडी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, वो हमारे सामने आ ही नहीं पाती। इसीलिए
सेल के बारे में जानने से पहले उन महानुभावों के बारे में जान ले जिन्होंने हमें सेल को देखना सिखाया कि भाई ये भी कोई चीज़ है, ये भी एक दुनिया है, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। ठीक, हम जिससे बने हैं हमें उसका ही पता नहीं चल पाता अगर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं होता, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड, क्यों खोजा गया था। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने आप को जान पाएँ, जीव अपने आप को जान पाए और अपने लाइफ को और बेहतर बना पाए, समझ सके, कोई समस्या हो तो उसको सॉल्व कर सके, उसके लिए सेल का जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। ठीक, कुछ ऐसी बात यहाँ जो है, और तो कुछ छूट नहीं रहा इस पेज में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आइए हम अपने पहले महानुभव से मिलते हैं। एवी लीवेनहॉक, पूरा नाम एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक। ये जो एक डच साइंटिस्ट हैं, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन में। देखिए ये माइक्रोस्कोप जो आप देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक, इसमें एक लेंस लगा हुआ है, सैंपल होल्डर है, एक फोकस नोब है, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, स्क्रू के सहायता से आगे पीछे करेंगे तो ये फोकस नोब आगे पीछे होगा, एक स्क्रू हो। तो अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक के माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स, कंपोनेंट्स लगे हुए थे, उनसे सवाल आ जाता है, आ सकते हैं। जैसे लेंस, स्क्रू, फोकस नॉब, सैंपल होल्डर, ये सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो ट्रूली वर्केबल माइक्रोस्कोप, ट्रूली वर्केबल मतलब ट्राई बहुत लोगों ने किया होगा इनसे पहले भी, लेकिन सच में काम करता हुआ, है ना, काम करता हुआ पहला माइक्रोस्कोप दुनिया को किसने दिया? एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने, है ना। किसने दिया? एवी लीवेनहॉक ने दिया। मतलब पहला कार्यशील माइक्रोस्कोप जो सच में काम करता हो, वो माइक्रोस्कोप इन्होंने ही दिया, लीवेनहॉक ने, है ना। ये लेंस मेकिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। जैसे अभी भी ऑप्टिकल जितने भी जहाँ पे चश्मा वगैरह का दुकान है, वहाँ पे लेंस मेकिंग करने वाला एक आदमी होता है जो लेंस बनाता है, उन्हें पॉलिश करता है। ये भी इनका भी वही काम था, और इन्होंने ही पहला सचमुच वर्क करने वाला माइक्रोस्कोप दिया, है ना। सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस उसमें लगा हुआ था। कैसा? सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस, है ना, सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस, याद रखेंगे आप। ठीक, तो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने हमें क्या दिया? पहली बार कोई वर्केबल माइक्रोस्कोप दिया, जिससे अब हम धीरे धीरे माइक्रोस्कोप की जर्नी को स्टार्ट करेंगे, और आगे बहुत सारे लोग आएंगे जो तरह तरह के माइक्रोस्कोप हमें देंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात हम देख लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ रफली 100 ट्रिलियन सेल। आपको पता है हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? बिलियन में तो 6 होते हैं, ट्रिलियन में 9 होते हैं। 9 जीरो ऐसे और 2 और, मतलब 11, एक के बाद 11 जीरो, 10 टू दी पावर 11। सोच सकते हो आप इसको, अगर ऐसे काउंट करोगे तो कितना होगा। इतने सेल हमारे शरीर के अंदर होते हैं। ठीक, सेल्स आर सो स्मॉल दे आर इनविजिबल टू द नेकेड आइज एंड रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप टू बी सीन। सेल ऐसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उन्हें देखने के लिए हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। His work made the invisible world of cell and microorganism visible to the humanity for the first time। पहली बार इन्हीं के मदद से हम लोग उस दुनिया को देखने में संभव हुए जो किसी ने नहीं देखा था। ठीक, तो इनका बहुत आभार जो इन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। अगला नाम है, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, NCERTs में भी इनका नाम बहुत बार जिक्र किया गया है, हर जगह मिलते हैं, रॉबर्ट हुक साहब, है ना। ये एक इंग्लिश आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट दोनों थे। 1665 में इनकी एक बुक पब्लिश होती है जिनका नाम है
जिसका नाम है माइक्रोग्राफिका। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिका। तो ये माइक्रोग्राफिका जो बुक है, इसी बुक में पहली बार इन्होंने ये शब्द यूज़ किया था सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, है ना, स्मॉल रूम। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेल्यूला, उसी लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है छोटा सा कमरा। इसी से लेकर, इस लैटिन वर्ड से लेकर माइक्रोग्राफिका में इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, है ना। तो अगर बोला जाएगा कि इन्होंने किस चीज़ को लेकर के और अपने माइक्रोस्कोप को टेस्ट किया था, तो इन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो एक कॉर्क के ऊपर किया था। बार्क ऑफ ट्री मतलब पेड़ के छाल, पेड़ का जो बाहरी कवरिंग होता है हार्ड सा, है ना, उसी को हम लोग पेड़ का छाल कहते हैं, उसी को कॉर्क कहा जाता है ना। उसी से कॉर्क बनता है। आप देखे होंगे शैम्पेन वगैरह के बॉटल वगैरह में ऊपर में कैप जो लगा होता है वो यही होता है, कॉर्क, है ना। तो ये जो है पेड़ का छाल है, बार्क ऑफ ट्री है। इसी को लेकर के इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप में, अपने बनाए माइक्रोस्कोप में चेक किया था। अच्छा, तो ये बार्क ऑफ ट्री जो है एक डेड सेल है। तो बोलेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी या डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया था? तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक साहब ने, है ना। कॉर्क जो होता है वो डेड प्लांट ट्री का एक सेल होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, जब उन्होंने जूम करके देखा तो उन्हें माइक्रोस्कोप में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कॉर्क में उन्हें दिखाई दिया। ये देखिए छोटे 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 हनी कॉम्ब की तरह, जैसे आप मधुमक्खी के छत्ते को देखेंगे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, उसी तरह के कंपार्टमेंट इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना। ये देखिए इनके द्वारा जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था, वो माइक्रोस्कोप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। तो ही ऑब्जर्व्ड बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे बक्से की तरह कंपार्टमेंट उन्होंने देखा, दैट रिमाइंड हिम ऑफ द स्मॉल रूम इन अ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री समझते हैं? मोनेस्ट्री के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जैसे रूम होते हैं, उसी तरीके के रूम्स इनको इसमें देखने से शेप ऐसा लगा कि यार बहुत सारा मोनेस्ट्री छोटे छोटे कमरे से बने हुए एक मोनेस्ट्री के अंदर, वैसा इनको दिखाई दिया, है ना। और ये एक एम्प्टी सेल है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। कैसा? खाली, है ना। आइए आगे चलते हैं। अब है, हम लोग माइक्रोस्कोप की दुनिया में कदम रख चुके हैं। हमने सबसे पहले ल्यूवेनहॉक साहब का माइक्रोस्कोप देखा, फिर हमने रॉबर्ट हुक साहब का माइक्रोस्कोप देखा। आगे आते आते और इन्वेंशंस होते होते चीज़ें जब और लोग क्यूरियस हुए और जानने की कोशिश हुई, तो आगे चलकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक बहुत जटिल माइक्रोस्कोप यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बहुत एडवांस वर्जन है, लेकिन बेस तो वही लोग हैं, हुक साहब और ल्यूवेनहॉक साहब। तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, आगे चल करके ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऑप्टिकल मतलब देखने वाला इंस्ट्रूमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस, दो कन्वेक्स लेंसेस से मिलकर बना होता है। दो कन्वेक्स लेंसेस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा, है ना, कन्वेक्स लेंस उत्तल। तो दो कन्वेक्स लेंसेस से मिलकर बना होता है। ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ शॉर्ट। अच्छा, फोकल लेंथ शॉर्ट और लॉन्ग कैसे होते हैं? लेंस जितना मोटा होगा फोकल लेंथ उतना शॉर्ट होगा। मतलब इसके अंदर जो लेंसेस लगे होते हैं, ऐसे वाले तो लगे होते हैं, लेकिन इनका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। थिकनेस बढ़ा देने से फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना थिक होगा ये उतने छोटे सर्कल से काट कर बना होगा, और जितने छोटे सर्कल से काट कर बना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना नज़दीक हो जाएगा, तो फोकल लेंथ भी छोटा हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाए तो ये समझिए बड़े सर्कल से काट कर बनाया गया है, और सर्कल जितना बड़ा होगा रेडियस उतना दूर हो जाएगा, तो फोकल लेंथ भी दूर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर जो लेंसेस लगे होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं और फोकल लेंथ काफ़ी कम होता है, ठीक। जिससे मैग्निफिकेशन में, मैग्नीफाई, किसी चीज़ को बड़ा दिखाने में बहुत मदद मिलती है। 1000 गुना बड़ा दिख सकता है कोई चीज़, सोच सकते हैं आप। मतलब इस रूम में जो चीज़ नहीं भी विजिबल है, जो छोटे डस्ट पार्टिकल यहाँ उड़ रहे होंगे, जो हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, अगर आप इस माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको एक चट्टान की तरह, रॉक की तरह घूमता हुआ दिखाई देगा इस रूम के अंदर, है ना। ऐसा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना।
तो आगे चलते हैं। इसमें आप देखिए लेंसेज तो हैं ही, एक स्टेज बना हुआ है, कंडेंसर है, लाइट को फोकस करने के लिए एडजस्टमेंट नोब है, आगे पीछे कर सकते हैं इसको, और लाइट सोर्स है जिससे कोई चीज़ आप उस पर रखें तो उस पर लाइट अच्छे से पड़े ताकि वो विजिबल हो क्लियरली। ठीक, अब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं कि कितना मैग्नीफाई कर सकता है। ये देखिए 2 लाख टाइम्स मैग्नीफाई, वो 1000 टाइम्स, ये 2 लाख टाइम्स, मतलब ऐसी दुनिया को दिखा सकता है जो हम ऐसे कभी देख ही नहीं सकते थे, है ना। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is an advanced scientific instrument that use electron beam instead of light। जैसे इसमें लाइट सोर्स यूज़ किया गया था, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया गया था। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, चीज़ों को विजिबल करने के लिए लाइट सोर्स यूज़ किया जाता है कंपाउंड वाले में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जैसा इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को विजिबल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया जाता है ना। बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है चीज़ों को, 2 लाख गुना तक बढ़ा सकता है उसका साइज़, है ना। तो एकदम डिटेल्ड शेप एंड साइज़ किसी का देखना हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ लोगों का नाम एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये हैं जेनसन साहब है। पूरा नाम आप याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो आप इसको ऑप्शन हिट कर सकते हैं। और ऐसे जेनसन साहब ने 1590 में पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजा था, है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजा था, सबसे पहला ख्याल किनके दिमाग में आया, जेनसन साहब के दिमाग में। 1590 में पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जेनसन। मतलब आज का कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो बहुत अलग होगा, वो बहुत छोटा होगा, थोड़ा मतलब उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन सोच किसी के दिमाग में अगर आई और उन्होंने उसको अप्लाई किया तो वो थे जेनसन साहब 1590 में, बहुत पहले, देख लीजिए, है ना। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में डिस्कवर किया, है ना, वो माइक्रोस्कोप जो हम लोग देखें, एक सिंपल माइक्रोस्कोप कॉर्क को लेकर के। डेड सेल का डिस्कवरी में इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ। फिर आते हैं लीवेनहॉक 1674, 1674 में पहली बार लिविंग सेल को देखा, इन्हीं के द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था उसके द्वारा। डेड सेल किनके द्वारा देखा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और लिविंग सेल, है ना, ये जीवित कोशिका देखा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क के माध्यम से, और लीवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका देखी गई, जैसे कि बैक्टीरिया, स्पर्म, प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों को तालाब में देखा गया था, पॉन्ड में, है ना। इनका इन्वेंशन तालाब के आसपास चल रहा था और ये तो कॉर्क पे कर ही रहे थे। आगे चलकर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भैया सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है, एक जो उसका पूरा ब्रेन है सेल का, जो ब्रेन कंट्रोल करता है सेल को। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने, बहुत आगे चलकर 1831 में। और पुरकिंजे, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म जो है किन्होंने दिया है, प्रोटोप्लाज्म टर्म तो पुरकिंजे ने दिया है। एक बार फिर से 1590 में जेनसन साहब ने पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जिक्र किया और उसे इन्वेंट किया। आगे चलकर 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल के डिस्कवरी में कॉर्क को लेकर के उस पर डिस्कवरी किया अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से। फिर 1674 में लीवेनहॉक ने लिविंग सेल पे डिस्कवरी किया तालाब में जाकर, और पॉन्ड में जाकर के बैक्टीरिया, स्पर्म और प्रोटोजोआ जैसे सेल को देखा। आगे चलकर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में समझाया, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और उससे बाद 1839 में पुरकिंजे साहब ने फ्लूइड को, मतलब उस सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उनको प्रोटोप्लाज्म टर्म ये नाम दिया। तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया है, पुरकिंजे ने। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन सर ने, और बाकी इधर तो हमने देख ही लिया। आइए यहाँ अब है एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ये दोनों ने मिलकर फ्लूइड मोज़ैक नाम का एक मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि सेल के बाहर का जो कवरिंग होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, प्रोपोज्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अगर बोला जाएगा कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो आंसर होगा सिंगर साहब और निकोलसन साहब ने। ठीक, सिंगर और निकोलसन ने क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसमें क्या बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। आगे है कैमिलो गोल्गी। अभी आप आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के नाम से, बहुत सारे सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो उनमें से एक कंपोनेंट का नाम है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी। तो ये कैमिलो गोल्गी ने उसकी डिस्कवरी की थी, है ना, इसको खोजा गया था किसके द्वारा? कैमिलो गोल्गी के द्वारा। आगे है एमिल पेलेडे। तो एमिल पेलेडे जो है, जॉर्ज एमिल पेलेडे, इन्होंने राइबोसोम का ऑब्जर्वेशन किया था। अगर राइबोसोम अगर कीवर्ड आ जाए तो नाम एमिल पेलेडे का आएगा। ठीक, एमिल पेलेडे। और कार्ल बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। कार्ल बेंडा ने क्या टर्म दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप वहां जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं। आगे है स्क्लेडन और श्वान, दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। अगर सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो स्क्लेडन और श्वान का ही आता है। तो स्क्लेडन साहब ने, एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, मतलब जर्मनी के रहने वाले थे, है ना, बोटेनिस्ट उनको बोला जाता है जो पेड़ पौधों के ऊपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं ऐसा। तो इन्होंने कहा था कि जितने भी पौधे हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल, है ना। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट। ऐसा बात किसने कहा था? स्क्लेडन ने कहा था। और श्वान ने क्या कहा था? श्वान साहब ने कहा था कि सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनिमल। तो प्लांट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ये बताया था स्क्लेडन साहब ने। और श्वान साहब ने बताया था कि एनिमल का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो सेल होता है। तो प्लांट, हर प्लांट छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ये स्क्लेडन साहब ने बताया। और हर जीव, हर एनिमल, हर प्राणी भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये श्वान साहब ने बताया। तो स्क्लेडन और श्वान, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो हम लोग आंसर मारते हैं स्क्लेडन और श्वान। लेकिन अगर अलग अलग टर्म आ जाए कि प्लांट, पादप जगत का जो पादप जीव है उन वो कोशिका से बने हैं, ऐसा किसने कहा था? तो स्क्लेडन ने कहा था। और प्राणी मतलब एनिमल जो है वो कोशिका से बने हैं, ये किसने कहा था? तो श्वान ने कहा था। सिर्फ सेल थ्योरी आएगा तो दोनों नाम आएगा, स्क्लेडन और श्वान। ठीक, चलिए आगे है रुडोल्फ वर्चाओ ने आगे इनके ही बात में कुछ ऐड करते हुए इन्होंने कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये एक लैटिन सेंटेंस है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये भी आ सकता है एग्जाम में, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है जितने भी न्यू सेल है, जितने भी नई कोशिकाएं हैं, वो अपने पिछली कोशिका से ही बनी होती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, जो कोशिकाएं पहले से मौजूद थी, उन्हीं कोशिकाएं से नए कोशिका का जन्म होता है। ये सिद्धांत किन्होंने दिया था? रुडोल्फ वर्चाओ ने दिया था। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने ये कब बातें बताई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं सबसे पहले, स्क्लेडन साहब ने 1838 में ये बताया था कि प्लांट का फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल होता है, 38 में। और जस्ट उनके एक साल बाद ही 1839 में श्वान साहब ने बताया कि एनिमल्स का भी जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। और उसके कुछ सालों के बाद 1855 में वर्चाओ ने ऐड करते हुए कहा कि जितने भी नए सेल बनेंगे वो अपने पुराने सेल से ही बनते हैं। ठीक, तो ये तीनों का स्टेटमेंट मिला करके ही तीन मेन पोस्टुलेट्स का मतलब होता है रूल्स, है ना, नियम बनाए गए, मतलब जो बातें सत्य मान ली गई हो सबके द्वारा, उन्हें पोस्टुलेट कहा जाता है। तो 3 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी यही है। पहला, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, है ना। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका फंडामेंटल यूनिट जो है वो सेल है। और ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तीनों स्टेटमेंट, थोड़ा सा इसको आप चेंज कर सकते हैं, प्लांट वाला स्टेटमेंट यहाँ डाल सकते हैं, एनिमल वाला स्टेटमेंट यहाँ डाल सकते हैं और वर्चाओ का स्टेटमेंट यहाँ डाल सकते हैं, तो सेल थ्योरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। तो अब है सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी से हम क्या सीखे उसके बारे में एक बार बात करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अभी जितना हमने पढ़ा उससे तो यही पता चल रहा है कि सभी जीवधारी जितने भी प्राणी हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है संरचनात्मक इकाई भी है और साथ ही साथ कार्यात्मक इकाई भी है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। दुनिया में जितने भी जीव हैं जब वो बन रहे होंगे, हमारा भी जन्म हो रहा होगा, है ना, जब हम माँ के गर्भ में होंगे तो हम भी एक सिंगल सेल में पहले जन्म लिए होंगे और धीरे 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 प्री एग्जिस्टिंग सेल से फिर नया सेल बना, फिर नया सेल बना, फिर नया सेल बना, बनते बनते हम तैयार हुए, है ना। तो जो भी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो पहले एक सेल से ही अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं। नो सेल अराइज स्पॉन्टेनियसली, ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत सारा सेल आ गया, हर सेल अपने पिछले सेल से ही आया है, ठीक। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सभी कोशिकाएं रासायनिक संरचना और चयापचयी क्रियाओं में मूलतः समान होते हैं। मतलब सब जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, अब मेरे सेल का राइबोसोम अलग काम करेगा, आपके सेल का राइबोसोम अलग काम करेगा और शेर के राइबोसोम अलग काम करेगा, उसका माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम करेगा, ऐसा नहीं है। सारे के अंदर जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है कि राइबोसोम का जो काम है वो करना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो करना, वो अलग अलग नहीं है, सब में एक समान है, एक ही जैसी क्रियाएं होती हैं। मेरा माइटोकॉन्ड्रिया अलग तरीके से काम कर रहा है और एक शेर का या एक जिराफ का या एक एलिफेंट का अलग काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, किसी का भी सेल हो, एक जैसा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, ठीक। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल correspond the function carried out by its individual cell। किसी जीवधारी के समग्र कार्य उसकी व्यक्तिगत कोशिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुरूप होता है। मतलब अगर आप देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर हर काम के लिए अलग अलग सेल बने हुए हैं, है ना, हर काम के लिए अलग अलग सेल बने हुए हैं। तो हर सेल अपना काम अच्छे तरीके से करता है ताकि पूरी बॉडी अच्छे से काम कर सके। चलिए तो आगे चलते हैं। अब आते हैं सेल के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी लेते हुए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में समझते हैं हम लोग। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब कोशिका। तो ऐसे जीव जिसके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर एक से अधिक सेल पाया जाता है, एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एमीबा का नाम सुना है आपने, पैरामीशियम का नाम सुना है जिनका शेप एक स्लीपर की तरह, एक चप्पल की तरह दिखाई देता है ना। ईस्ट का नाम सुना है, खमीर जिसको बोला जाता है। बैक्टीरिया का नाम है जीवाणु। ये सारे एक सेल के बने होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको मल्टी सेलुलर के, जैसे हम लोग हो गए, है ना। एक पौधा भी मल्टी सेलुलर है, वो भी काफ़ी डेवलप हो गया है, उसके अंदर भी बहुत अलग अलग सेल है अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए, है ना। कोई पेड़ हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। हमारा बॉडी इनसे अलग इसीलिए है कि इनमें एक ही सेल सारा काम कर रहा है और हमारे बॉडी में टास्क अलग अलग बटा हुआ है अलग अलग सेल के लिए, ठीक है। मल्टी सेलुलर में जो टास्क है डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर जो है, जो काम का जो भार है ये बटा हुआ है ना। हमारा अलग सेल अलग काम कर रहा है, दूसरा सेल कोई और काम कर रहा है, तीसरा सेल कोई और काम कर रहा है, चौथा सेल कोई और काम कर रहा है। इसीलिए हमारा शरीर जो है बहुत अलग है अमीबा की तुलना में। अमीबा का बॉडी पार्ट आपको दिखाई देता है क्या? कुछ नहीं ना, लेकिन हमारा बॉडी पार्ट दिखाई देता है। हर फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग सेल बने हुए हैं। मतलब हमारे बॉडी के अंदर हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, डाइजेशन के लिए अलग तरह के सेल हैं, है ना। रेस्पिरेशन के लिए अलग तरह के सेल हैं, सर्कुलेशन के लिए अलग तरह के सेल हैं। बॉडी में जितना अलग अलग काम है, सारे कामों को करने के लिए अलग अलग सेल बनाए गए। तो जब हर सेल
को अपना अपना टास्क दिया जाए, एक ही सेल को सारा चीज़ परफॉर्म करना ना पड़ता, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है कि ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, उन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। दीज ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर व्हेन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हो। तो ये क्लियर हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे चलते हैं। आइए थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस एक बार और रिकॉल कर लें हम लोग। अगर सेल के नंबर की बात करें तो आपको पता है कि यूनिसेलुलर वाले में कितना सेल होता है? केवल एक। वही अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो इसमें टोटल कितने सेल होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं, एक से ज़्यादा। अगर हम फंक्शन की बात करें तो यूनिसेलुलर में सारा फंक्शन एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वही अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो हर सेल का अलग अलग टास्क बटा हुआ है ना। डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन कैरी करते हैं। अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो इसमें तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, काम तो बटा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो उपस्थित है, प्रेजेंट है, मतलब काम बटे हुए हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग काम दिया गया। लाइफ स्पैन बहुत शॉर्टर होता है। जो यूनिसेलुलर होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनका लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है। वही अगर बात करें हम लोग या प्लांट या कोई और दूसरा एनिमल, इनका लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये सारे मल्टी सेलुलर है। तो जो भी मल्टी सेलुलर होगा इनका लाइफ स्पैन सेल का काफ़ी ज़्यादा होगा। आइए अब है द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल साइज एंड द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो और सेल का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके साइज़ का, है ना। तो सेल के साइज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? आखिर सेल इतना छोटा क्यों है, सेल बड़ा क्यों नहीं है ना। तो इसका कारण यह है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी भी चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखना है, प्रशासन अगर देखना है तो बहुत बड़ा रहेगा तो उसका प्रशासन संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल हमारा झारखंड का ही बात ले ले, पहले ये बिहार हुआ करता था ना, साइज़ काफ़ी बड़ा था तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रहा था। इसके साइज़ को छोटा करके दो अलग अलग स्टेट बना दिया गया। साइज़ छोटा हो जाएगा तो कंट्रोल करना, कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरा जगह जाना आसान हो जाए, है ना। अगर आपको हम बहुत सारी चीज़ दे दें और बोले इसको झरिया भर में पहुंचा देना है अपने एरिया में, हमारा जो एरिया है इस एरिया में आपको सर्कुलेट कर देना है, तब आप तुरंत आराम से सर्कुलेट करके चले आएंगे। लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा दें, यहाँ के आदमी को बोले कि आपको दिल्ली भी सामान पहुँचाना है, आपको कलकत्ता भी पहुँचाना है, आपको गुजरात भी पहुँचाना है, साइज़ बड़ा कर दे तो कम्युनिकेशन आप तुरंत नहीं कर पाओगे, है ना। इसी के लिए सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना पड़ता है। तो अगर एक सेल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सेल छोटा है। रैपिड कम्युनिकेशन, समझ में आया। अब स्मॉल साइज फैसिलिटेट क्विक ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस। साइज़ छोटा होने की वजह से आराम से जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती हैं चीज़ें और काम इफ़िशियंट तरीके से हो पाता है। इफ़िशियंट मतलब समझ में आया ना, काम सही तरीके से सही समय पर हो जाना, इसको इफ़िशियंट बोलते हैं, है ना। एक आदमी अगर कोई आप उसको हम टास्क दे दे और वो आदमी एक टास्क को कंप्लीट करने में 8 घंटे का समय ले रहा है और दूसरा आदमी किसी स्मार्ट तरीके से उसको कोई जुगाड़ लगाकर जल्दी 3 घंटे में समय में ख़त्म कर दे रहा है, तो सेम काम को जिसने जल्दी ख़त्म कर दिया उसको हम इफ़िशियंट बोलेंगे कि ये जल्दी ख़त्म, इफ़िशियंट तरीके से काम कंप्लीट कर दिया मेरा। तो उसी तरीके से छोटा होने की वजह से काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो काम इफ़िशियंट तरीके से पूरा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, इफ़िशियंट क्यों हो जाता है? जैसे अगर कोई चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। वॉल्यूम ज़्यादा होने से सरफेस एरिया घट जाता है। और उसी को, जैसे एक आलू का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप एक आलू को देखो तो उसका सरफेस एरिया भी आपको दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा आलू है, इसका सरफेस एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम छोटे छोटे बहुत पीसेस में काट दें, मान लेते हैं अभी हम 2 ही पीसेस में आलू को काटें, तो अभी तो ये बंद था तो सरफेस एरिया सिर्फ बाहर बाहर का दिख रहा था, 2 पीसेस में कट कर दिए
तो अब आपको एक सरफेस एरिया इधर भी दिख रहा है, एक सरफेस एरिया अंदर जो कट किए इधर भी दिखने लगा, उस तरह इधर भी दिखने लगा और इधर भी दिखने लगा। तो अब ये दो पीसेस कट करने की वजह से इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। जो सरफेस ढका हुआ भी था वो भी अब कट करने से सामने आ गया है। तो अब इधर तो और इधर तो सरफेस था ही, इधर भी सरफेस क्रिएट हो गया है ना आलू में। तो उसी तरीके से जब चीज़ें छोटी होती हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। तो स्मॉलर सेल हैव अ लॉन्गर सरफेस एरिया। चीज़ें जितनी छोटी होंगी उनका सरफेस एरिया का रेशियो वॉल्यूम के कंपैरिजन में, आयतन के कंपैरिजन में जो सरफेस एरिया क्षेत्रफल होगा वो अधिक होगा, जिसके वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ को अवशोषित करने का जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाता है ना। छोटा होने की वजह से सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मतलब एक बड़े साइज़ का सेल होने के वजह जगह अगर 50 छोटे छोटे साइज़ का सेल होगा तो एब्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। समझ आया, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ अ हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम के, आयतन के कंपैरिजन में सरफेस एरिया अगर हाई है तो चीज़ों का एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना काफ़ी आसान हो जाता है और प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये भी दूसरी वजह है सेल का छोटे होने का। तो क्या मैंने बताया, पहला बताया सेल का छोटा होने से कम्युनिकेशन जल्दी हो पाता है। सेल के अंदर कोई भी चीज़ें इधर उधर टहलनी हो, फंक्शन के लिए कोई भी काम, एनर्जी बनाकर इसको देना है, गोल्गी अपरेटस को कुछ पैक करके उसको पहुंचाना है, राइबोसोम प्रोटीन बना के उसको वहाँ पहुंचाएगा, यहाँ करेगा, ये करेगा, ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। और दूसरा मैंने बताया कि सेल बहुत बड़ा सेल होने से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन वही बड़ा नहीं हो करके उसके जगह पर छोटे छोटे बहुत सारे सेल हो जाएँ, ठीक है, उतने ही वॉल्यूम हो लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे हो जाएं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़। क्लियर है ये चीज़। जैसे एग्जांपल है ये एल्वियोली, हमारे लंग्स में हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे जो लास्ट पैसेज के लास्ट में जो लगा हुआ है उसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। हमारे ये हो गया नॉस्ट्रिल, ये नेज़ल पैसेज अंदर गया, ये नेज़ल कैविटी के बाद पैसेज, पैसेज के बाद अंदर के आने के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, और ब्रोंकी के बाद ब्रोंचियोलिस, और बिल्कुल लास्ट में जो हमारे चेस्ट में, हमारे लंग्स के पास जो सबसे छोटा पार्ट है, एयर के लिए कुछ गैप बना के रखा गया है, एयर सैक बोलते हैं उसको एल्वियोली बोलते हैं। वो काफ़ी छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं। बड़ा होता तो जो आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका एब्जॉर्प्शन इतने आराम से नहीं हो पाता। छोटे छोटे हैं और कई सारे हैं, इस वजह से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन आराम से अंदर इनहेल कर पाते हैं और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर पाते हैं। ये क्यों बताया गया, छोटे साइज़ से कंपेयर करके बताया गया कि एल्वियोली जो होते हैं हमारे फेफड़े में बहुत छोटे साइज़ का होता है। क्यों, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो वो हाई है, मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है, ठीक, छोटे होने की वजह से, है ना। उसी तरीके से किसी पौधे का जो जड़ होता है वो भी बड़ा नहीं होकर के छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है। क्यों, छोटे होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम रह जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और पानी और जो भी मिनरल्स है रूट्स है वो ज़्यादा आसानी से वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसी तरह हमारे जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा है ताकि आराम से ऑक्सीजन को वो कैरी करके पूरे बॉडी में पहुँचा सके। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि इस चीज़ बड़ी रहेंगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एक्सचेंज रेट घट जाएगा, है ना, उससे चीज़ें अंदर से आराम से बाहर नहीं निकल पाएंगी और ओवरऑल इसका एफिशिएंसी, काम करने का क्षमता कम हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे रहें और बहुत सारे रहें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जल्दी होने लगेगा, या गैसेस वेस्ट का जो रिमूवल है वो भी आसानी से होने लगेगा, अंदर जो वेस्ट है वो भी जल्दी जल्दी बाहर आने लगेंगे और मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अंडरस्टैंडिंग सेल साइज एंड टाइप। आइए देखते हैं। तो अगर हम सेल साइज के बारे में बोले तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, PPLO, माइकोप्लाज्मा। इसका सेल का साइज देखिए
1 माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर के बीच, है ना। माइकोप्लाज्मास दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे आप, स्मॉलेस्ट सेल। अगर वही बोला जाए दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रिच का एग, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका देखिए साइज 15 से 18 सेंटीमीटर, वो माइक्रोमीटर है, और ये देखिए 15 से 18 सेंटीमीटर। 15 से 18 सेंटीमीटर में तो काफ़ी बड़ा होता है भाई, इतना बड़ा लगभग, है ना, काफ़ी बड़ा होता है। अब आते हैं लॉन्गेस्ट। ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट का मतलब बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा होता है ना। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल कौन है? तो हमारा जो न्यूरॉन होता है, हमारे बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है, जो नसों का, नर्व्स का जो जाल बिछा हुआ है, जो सिग्नल्स कैरी करता है। अगर पैर में अगर कोई कीड़ा काटे तो ब्रेन को तुरंत मैसेज चला जाता है कि कुछ काट रहा है। कैसे? हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है, तो वो जो न्यूरॉन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और जिराफ में तो काफ़ी लंबा होता है, लगभग 3 मीटर तक का हो सकता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल जो है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है, वो नर्व सेल होती है, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो जिराफ में कितना है? लगभग 3 मीटर का। ऐसे 1 मीटर तक होता है, लेकिन जिराफ का सबसे लंबा होता है। तो क्या बताया मैंने? सबसे छोटा सेल का बात किया जाए तो माइकोप्लाज्मा होगा, पीपीएलओ। सबसे बड़े सेल की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग हो जाएगा, पूरे दुनिया में बात कर रहे हैं। और सबसे लंबे सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, तो वो न्यूरॉन होता है, नर्व होता है, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। वहीं अगर इंसान की बात करें, एक इंसान के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? तो वो स्पर्म सेल होता है ना, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, जो एक पुरुष के अंदर, मेल के अंदर प्रेजेंट होता है ना। ये 4 माइक्रोमीटर के लगभग होता है ये, है ना। ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ऐसा पार्ट होता है हमारा। और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें, मतलब यही जैसे इसमें था, वैसे इंसान के अंदर सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़े सेल की बात करें तो वो ओवम होता है। क्या होता है? ओवम, एग सेल, अंडाणु जिसको बोलते हैं, ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक। और तीसरा अगर सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वही न्यूरॉन, जो जिराफ में था वही हमारे अंदर भी है। सबसे लंबा न्यूरॉन है, सबसे लंबा, है ना। ये कितने मीटर तक का है? हमारे अंदर जो होता है वो लगभग 1 मीटर तक का होता है। ठीक। यहाँ 3 मीटर जिराफ का दिया हुआ है, ये फोटो थोड़ा सा गलत हो गया, ये जिराफ वाला यहाँ रह गया। यहाँ पे आप करेक्ट करके 1 मीटर तक कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने क्या समझा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा सेल पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रिच का एग, सबसे छोटा बोलेंगे तो माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबा बोलेंगे तो जिराफ का न्यूरॉन, ऐसे या नर्व सेल। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा स्पर्म, सबसे बड़ा ओवम, और सबसे लंबा न्यूरॉन। ठीक। जिराफ का न्यूरॉन लगभग 3 मीटर तक का, और हम लोग के अंदर का जो न्यूरॉन है वो लगभग 1 मीटर तक। ठीक। आइए, सेल शेप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज फंक्शन। अब जो सेल का जो शेप है वो वैसा बनाया क्यों गया है भाई? हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया क्यों गया? इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। जैसे कि आँख यहाँ दिया गया है, नाक यहाँ दिया गया है, मुंह यहाँ दिया गया है, भगवान ने कुछ सोच करके दिया होगा, चीज़ों को एफिशिएंट बनाने के लिए दिया है ना। क्या? चीज़ों को एफिशिएंट बनाने के लिए दिया है। मान लो कि आँख यहाँ नहीं होकर के पीछे दिया रहता, है ना। अभी तो इतनी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है कि आप कोई खाना अगर आप लेकर बैठे हो ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट उठाने के बाद यहाँ तक जब तक लाते हो, अगर वो खट्टा स्मेल कर गया तो आप तुरंत बोलोगे अरे यार ये तो महक गया, लग रहा है कि कल का बना हुआ है क्या, चलो नहीं खाते इसको, है ना। अगर आप ऐसे उठा करके ला रहे हो और लाते ही आपको यहाँ तक लाते आते दिख गया कि अरे यार इसमें तो कुछ लग रहा है, कीड़ा वगैरह है, चलो नहीं खाते, है ना। या आप नहीं भी देखे और यहाँ तक ले करके गए और टेस्ट थोड़ा सा अलग लग गया तो आप हटा देते। सोचो अगर आपको आँख यहाँ नहीं दे करके यहाँ दिया रहता, है ना, कान यहाँ नहीं दे करके, कान यहाँ नहीं दे करके कहीं और दिया रहता, नाक यहाँ नहीं दे करके कहीं और, मान लेते हैं इधर दे दिया रहता, है ना, तो खाना खाना ही कितना मुश्किल हो जाता। आप पहले खाना उठाते, दिखाते, फिर सूंघाते तो खिलाते, फिर उठाते, फिर दिखाते, सूंघाते, खिलाते, दिखाते, सूंघाते, खिलाते। अगर ऐसा करेंगे हम तो ये चीज़ें एफिशिएंट तरीके से हो पाएंगी? नहीं। तो जो स्ट्रक्चर हमारा है, शेप जो है, कहाँ कहाँ क्या रखना है, कितने शेप का रखना है, कैसा शेप रहेगा, ये काम को एफिशिएंट बनाने के लिए किया गया है ना। तो आइए तो हम लोग एक एक करके देखते हैं आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर ऐसा बाई कॉन्केव होता है। बाई कॉन्केव मतलब, कॉन्केव मतलब दबा होना। एक हम पेड़ा ले लें और पेड़े को दोनों साइड से दाब दें
तो जैसा शेप बन जाएगा वो बाइकनकेव होता है। तो आरबीसी का शेप ऐसा ही होता है। ऐसा शेप होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और गैसेस को इफ़िशियंटली अपने अंदर डिफ्यूज़ करने का, जैसे ऑक्सीजन और CO2 को अपने अंदर डिफ्यूज़ करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है ना। इस वजह से इसका शेप ऐसा है। WBC का जो शेप रहता है वो अनियमित है, इरेगुलर है ना, वाइट ब्लड सेल का। ऐसा क्यों दिया गया है? स्क्वीजेस थ्रो कैपिलरी वॉल टू रीचेज इंजुरी साइट एंड एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर। भाई इरेगुलर शेप है, जहाँ तहाँ घुस करके इसको कहीं भी अगर कोई इंजरी है, कोई जर्म्स पहुँच रहा है तो इसको उस जगह पर पहुँच करके उसको ख़त्म करने का प्रोसेस करना है। तो अगर इसका शेप फिक्स रहेगा तो कहीं इसको घुसने में, जाने में, पहुँचने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसके इरेगुलर शेप की वजह से अपने आप को कहीं भी छोटा बड़ा जल्दी से करके एडजस्ट हो जाता है और उस जगह का इंजरी और जर्म को मार देता है ना। नर्व सेल का लंबा होना, नर्व सेल का लंबा होने का कारण है भाई, अगर ये लंबा ना हो तो पैर का इलेक्ट्रिक सिग्नल तुरंत दिमाग तक, ब्रेन तक, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैसे पहुंच जाता है? तो इसका लंबा होना बनता है। अगर लंबा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जल्दी पहुंचा नहीं पाएगा, इसीलिए वायर की तरह ये लंबा होता है। मसल सेल, मसल सेल स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के। स्पिंडल शेप में कैसे दिखाऊं आपको? मतलब कि बीच में मोटे और साइड साइड में ऐसे पतले, है ना। जैसे आप पहले, आज से अभी तो डेकोरेशन के बहुत सारे आइटम्स आ गए। पहले जब हम लोग अपने टाइम में सरस्वती पूजा या टीचर्स डे का डेकोरेशन वगैरह करते थे तो एक मस्त प्लास्टिक का एक चीज़ होता था, उसमें बहुत सारा कटिंग रहता था पूरा। उसको अगर ऐसे दाबते थे हम तो एक क्या बोलते हैं, जो हम लोग झूमर की तरह घर पे टांगते हैं, प्लास्टिक का, वैसे उसको दाब देते थे तो प्लास्टिक का झूमर की तरह तैयार हो जाता था। फिर ऐसे कर देते थे तो वो बंद हो जाता था, है ना। फिर उसको हम लोग अगले साल यूज़ कर लेते थे। ठीक मसल भी उसी तरीके का है, वो ज़रूरत पड़ने पर ऐसे हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पे ऐसे हो जाता है ना। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो हमारा मसल भी है ये। अगर हमको अपने हाथ को कहीं से हटाकर ऐसे मोड़ लेना है तो आपको क्या लगता है यहाँ से कुछ फंक्शन हुआ? नहीं, ये फंक्शन यहीं से हुआ। यहाँ का मसल अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हाथ अपने आप बंद हो जाता है, और ये रिलैक्स होता है तो हाथ वापस से खुल जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो ये जो शेप है यहाँ का मसल का वो ऐसा है। जब वो ऐसे होता है तो हाथ खींच जाता है, फिर वो ऐसे हो जाता है तो हाथ वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे पूरे बॉडी में ही ऐसा मसल्स का जाल बिछा हुआ है हर जगह। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए ऐसा शेप दिया। प्लांट का जो कंडक्टिंग सेल है वो इलोंगेटेड रहता है। भाई इलोंगेटेड ट्यूब की तरह होता है, क्योंकि उसको वाटर और मिनरल पहुँचाना पड़ता है। तो अगर पाइप की तरह, ट्यूब की तरह नहीं हो, जाइलम और फ्लोएम, तो पानी कैसे पहुँचाएगा, मिनरल्स कैसे पहुँचाएगा, खाना हर एक पार्ट में प्लांट का कैसे पहुँचाएगा, है ना। तो इसीलिए इनका शेप कैसा होता है? टेबुलर। तो आप देख रहे हैं हर एक सेल का शेप अलग अलग है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जिसको जैसा काम दिया गया है वैसा उसका शेप एंड साइज है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगर आपको भी सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कहें उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए, और उन्हें बोले कि और भी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मुझे नहीं लगता सेल का इतना डिटेल वीडियो किसी ने बनाया होगा। अभी तो नहीं, आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को डील किया है वीडियो में। ठीक, तो आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? बैक्टीरियल सेल क्लासिफाइड बाय शेप। अब बैक्टीरियल सेल को भी उनके शेप, साइज, नंबर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे जिन बैक्टीरियल सेल का शेप राउंड रहता हो, स्फेरिकल, उनको कोकी बुलाया था। क्या बोला था? कोकी। क्या? कोकी। गोलाकार रहे जिन जीवाणुओं का आकार, उन्हें हम वैसे कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं कोकी। ये भैया एक रहे ऐसा, एक अकेला, तो उसको कोकस बोलते हैं। अगर एक के जगह दो हो गए अगर, तो हम लोग डिप्लोकोकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकी। और अगर दो से भी अधिक, बहुत सारे हो गए, क्लस्टर में हो गए, बहुत सारे सेल गुच्छे में बने हो, देखिए अंगूर की तरह दिख रहे हैं ना गुच्छे में, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकी। स्टेफाइलोकोकी। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकी। स्टेफाइलोकोकी। फिर से एक रहा तो कोकस, दो रहा तो डिप्लोकोकी, और बहुत सारा रहा एक साथ क्लस्टर में। ऐसे क्लस्टर में देख लो, सीधे ब्रांच में नहीं, यहाँ ब्रांच में है, ये एक साथ बहुत में, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से लगा हुआ क्लस्टर में, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकी। स्टेफाइलोकोकी। ठीक।
और अगर चेन में रहें, लंबे चेन में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक श्रृंखला में लगे रहें, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकी। स्ट्रेप्टोकोकी दवाई का भी नाम सुना होगा आपने ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो वो स्ट्रेप्टो का मतलब चेन होता है ना। और स्टेफाइलो का मतलब क्लस्टर हो गया, स्टेफाइलो मतलब क्लस्टर हो गया, है ना। उसी तरह कैसे अगर रॉड की तरह, ऐसे रॉड की तरह लंबा, गोल और लंबा, ऐसे सिलिंड्रिकल रॉड की तरह रहे, डंडे के आकार का रहे, तो उसको बैसिली बोलेंगे। लैक्टोबैसिलस है ना, बैसिली, बैसिली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बैसिली। एक रहे तो बैसिलस, दो रहे तो डिप्लोबैसिली, है ना, दो रहे तो डिप्लोबैसिली, है ना। इसका मतलब ये देखने से क्या पता चल रहा है? यूएस, अस कब लग रहा है? जब एक रह रहा है तो अस लग रहा है। और बैसिली कब हो जा रहा है? बैसिलस से बैसिली, जब एक से ज़्यादा हो जा रहा है, सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल होने से बैसिलस से बैसिली हो जा रहा है ना। यहाँ भी देखिए, एक था तो कोकस, एक से ज़्यादा हो गया तो कोकी हो गया। तो ये डिप्लोबैसिली, और ये चेन में है, क्लस्टर में नहीं है। चेन का तो ये होता है ना, स्ट्रेप्टो होता है, तो स्ट्रेप्टोबैसिली हो गया इसका नाम। ठीक, राउंड रहेगा तो कोकी, रूट वर्ड कोकी हो गया। रॉड रहेगा तो एक रहा तो बैसिलस, एक से ज़्यादा हो गया तो बैसिली हो गया। अगर दो रहा तो डिप्लोबैसिली, और अगर चेन में रहा तो स्ट्रेप्टोबैसिली। ओके, चल आगे चलते। और भी कुछ अन्य हैं, बहुत सारे अदर्स हैं। जैसे ये कॉमा के स्ट्रक्चर में, तो इधर से अगर इधर से घुमा दे, ऐसे कॉमा की तरह बना दे, तो अगर कॉमा की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? इसको विब्रियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विब्रियोज। क्या बोलते हैं? विब्रियोज। ये विब्रियोज है। तो कॉमा शेप्ड में अगर कोई बैक्टीरिया दिखे तो उसके आकार को विब्रियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विब्रियोज। अगर ऐसा कोई दिखे, है ना, इसको स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं। स्पाइरल के शेप, ऐसे 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 स्पाइरल, ऐसे 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 ऐसे। तो स्पाइरल शेप्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिरिला बोलते हैं। स्पिरिला। क्या बोलते हैं? स्पिरिला बोलते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग, ये देखिए, ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है, ये हनुमान जी के गधे की तरह है ना, गधा की तरह दिखाई दे रहा है ना। देखो, ये गधे की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्लब शेप्ड है। ये कैसा शेप्ड है? क्लब शेप्ड। तो क्लब शेप्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिनेबैक्टीरियम। कोरिनेबैक्टीरियम, कोरिनेबैक्टीरियम, कोरिनेबैक्टीरियम। कैसा शेप है ये? कोरिनेबैक्टीरियम। फिर से आते हैं, गोल शेप कोकी, रॉड शेप बैसिली, और अभी हम लोग देखें कॉमा शेप विब्रियस, स्पाइरल शेप स्पिरिला हो गया, और ये क्लब शेप्ड रहेगा तो कोरिनेबैक्टीरियम। कोरिनेबैक्टीरियम। चल आगे चलते हैं। आगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। एक टिपिकल सेल जो होता है, मतलब नॉर्मल एक सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले जो सेल होगा उसको दो पार्ट में बांट दे अगर, तो सेल का सबसे पहले एक मेम्ब्रेन कवरिंग होगा, सबसे बाहरी आवरण, एक बाहर का कवरिंग होगा, है ना। और उस कवरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। उस कवरिंग के अंदर तरल पदार्थ, फ्लूइड भरा होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना, साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उस पूरे चीज़ को, मतलब उस बाहर के मेम्ब्रेन के अंदर जो सारी चीज़ें सेल के अंदर दिखाई दे रही हैं, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको पता है कि ये टर्म पुरकिंजे साहब ने दिया था, मैंने बताया था ना आपको। तो ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो द इंटायर लिविंग सब्सटेंस इनसाइड द सेल, पूरा चीज़ एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर जो सारी चीज़ें का सारी चीज़ों का जो समूह होता है, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर अंदर आएंगे तो प्रोटोप्लाज्म में होता क्या क्या है, तो इसको दो पार्टें बांटा गया है। एक तो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, जो बिल्कुल बीच में होता है, और फिर भैया साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर का जो पूरा पार्ट है, फ्लूइड पार्ट, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। पहला तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे 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 अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। उसके बाद चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाएं, सब लोग अलग अलग जगह पर चिपके रहे एक जेली में, तो वो जेली जो है वो साइटोसॉल है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ जो जेली की तरह है, जो सारे ऑर्गेनल्स को सेपरेट करके रखा है एक दूसरे से, कि सब अलग 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 जगह पे रहें, है ना, एक दूसरे से कहीं झगड़ा लड़ाई ना करें,
तो वो हम लोग उसको साइटोसोल बोलते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन विच सेल ऑर्गेनल्स एंड इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। ठीक, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको हम लोग साइटोसोल बोलते हैं, और जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, छोटे छोटे जो सब्सटेंस है जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन है, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक ना। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसा चीज़ भी है जो नॉन लिविंग है ना, लेकिन नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म डू नॉट कैरी आउट एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई काम नहीं है लेकिन बाकी सारी चीज़ों में काम है, उन्हें हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोलते हैं। तो इन सब को मिलाकर ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब पूरा मिला देंगे तो उसको कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। कोई दिक्कत? चलिए, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, सबको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। अब है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के पास प्रेजेंट होता है। प्लांट के पास भी प्रेजेंट होता है और एनिमल के पास प्रेजेंट होता है। तो एक ऐसा दरवाज़ा जो प्लांट के पास भी प्रेजेंट हो और एनिमल के पास भी प्रेजेंट हो, सेल के बाहरी कवरिंग, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन प्लांट के पास डबल सेफ्टी के लिए एक और दरवाज़ा दिया गया है जो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर लगा होता है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो डबल प्रोटेक्शन किसके पास दिया गया है? प्लांट के पास। प्लांट के पास क्या है? डबल प्रोटेक्शन है। एक सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके बाहर एक और कवरिंग है, उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट में। सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट में। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा? सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा, है ना। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में, और सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा। आइए देखते हैं। ये सर सेल मेम्ब्रेन है और ये सर सेल वॉल है। सेल वॉल आपको दिखाई दे रहा है किस में प्रेजेंट हो रहा है? यहाँ प्लांट सेल में दिखाई दे रहा है। ये सर सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, थोड़ा जूम करके ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। सेल वॉल जो होता है वो किसका बना होता है? तो प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। एक बार आप नोट करेंगे सब लोग कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अगर वही बोले कि फंगी का किसका बना होता है, तो चिटीन का, या काइटिन बोलते हैं लोग, चिटीन का बना होता है। किसका बना होता है? चिटीन का। फंगी का सेल वॉल किसका बना होता है? चिटीन का, है ना। वही अगर बैक्टीरिया का बोले किसका बना होता है, तो पेक्टिन का। किसका? पेक्टिन का बना होता है। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे सेल वॉल जो हो गया वो प्लांट में पाया जाता है। फाउंड इन कहाँ? ओनली इन प्लांट्स। स्ट्रक्चर कैसा होता है? काफ़ी थिक, मोटा होता है। रिजिड मतलब बहुत हार्ड लेयर होता है ना। सेलुलोज का बना होता है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है सेल वॉल का कि पौधे को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा कोई हड्डी अगर टूट जाता है ना, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर फ्रैक्चर है नॉर्मली तो उसको सीधा करके उसके ऊपर एक कवरिंग दे दिया जाता है। क्यों कवरिंग दे दिया जाता है इसको? अब भाई अब टूटा हुआ पैर तो ज़मीन में कोई रख नहीं सकता ना, वो तो टेढ़ा हो जाएगा बराबर। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बाहर से एक कवरिंग दे दिया गया प्लास्टर का, मोटा, जो थिक होता है, काफ़ी हार्ड होता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब पैर सीधा है, अब 1 महीने तक पैर आप सो, लेटो, चलो फिरो, कुछ भी करो, अब ये टेढ़ा नहीं होगा। ज़्यादा वजन नहीं देना है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दिया कि अब ये ऐसे बीच से टूटा हुआ है तो टेढ़ा ना हो जाए। तो जो बाहर का आउटर कवरिंग है, इसका काम क्या हो गया? बहुत थिक भी है, हार्ड भी है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, एक मेंटेन कर रहा है, शेप की सीधा ही रहे। ठीक वैसा ही प्लास्टर की तरह हमारा जो प्लास्टर होता है पैर में, उसी तरीके के सेल वॉल का एक कवरिंग होता है जो प्लांट के ऊपर होता है। ठीक होता है, ध्यान रखिए। अच्छा, हमारा जो प्लास्टर है वो डेड होता है कि लिविंग? जो हम ऊपर से करते हैं, पैर तो भाई लिविंग है, लेकिन ऊपर का प्लास्टर क्या है? डेड है। तो सेल वॉल भी डेड होता है, आप ध्यान रखेंगे। सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल डेड है, सेल वॉल लिविंग नहीं है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसके अंदर आएंगे तो प्लांट के अंदर भी एक मेम्ब्रेन होगा, और हमारे अंदर तो पहला मेम्ब्रेन वही होता है हमारे सेल के ऊपर। तो प्लांट के अंदर, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और हमारे अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये हमारे एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट, दोनों में प्रेजेंट होता है ना। ये जो
कोशिका प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, एनिमल में भी और प्लांट में भी होता है। ठीक, इसकी संरचना काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है भैया, इसका संरचना रिजिड होता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, उसके तुलना में ये पतला होता है। वो देख लो, वो सेलुलोज का बना हुआ है, और यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलुलोज का नहीं, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये किसके बने होते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वही सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक, ये थिक होते हैं, ये थिन होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हार्ड होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम यही है, ये भैया गेट कीपर है, क्या अंदर आना चाहिए, किसको आने अंदर देना है, किसको नहीं आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव इन द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल, सेल को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और अंदर बाहर कोई चीज़ें जा रही हैं, आ रही हैं, कि कोई ज़रूरी चीज़ है इसको अंदर जाने देना है, ये अननेसेसरी चीज़ है इसको अंदर नहीं जाने देना है, ये सारी चीज़ें देखने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। क्लियर है? तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है? ये लिविंग होता है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? तो ये सिंगर साहब ने और निकोलसन साहब ने दिया था 1972। देखिए आज़ादी के कई साल बाद का बात है ना, 1972 का बात है। निकोलसन साहब ने और सिंगर साहब ने एक मॉडल दिया था। ये मॉडल जो आप देख रहे हो, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको? ये सेल मेम्ब्रेन का हमारा स्ट्रक्चर है। हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखता है? सेल का जो बाहरी कवरिंग है, ये वाला कवरिंग, पूरा कवरिंग ये ऐसा दिखाई देता है। ये किनका कहना था? सिंगर साहब और निकोलसन साहब का कहना था। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा सर ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, और फिर यहाँ पे इसका पूंछ लटका हुआ है, फिर गोल गोल स्ट्रक्चर है। तो इसको आप दो पार्ट में बांट सकते हो। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर जो आपको ये पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है ऊपर और नीचे, इसको हेड कहा गया है। क्या कहा गया है? ये हेड है। क्या है? ये हेड है। और ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारे टेल हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे टेल है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा क्या जाता है? तो इनको फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉस्फोलिपिड। और क्योंकि इनका दो लेयर है, इसलिए इनको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्या? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। इसका जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, क्या सुना आपने? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब, जिसको हाइड्रो का मतलब पानी और फिलिक का मतलब पसंदगी, जिसको पानी पसंद हो, इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया से क्या होता है? डर लगता है। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है वो टेल होता है। तो टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है और हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है। तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहरी, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई अगर मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं, जैसे कि ये ले लेते हैं, ये देखो एक सेलोटेप है ना। तो ये मान लो सेल के अंदर का पार्ट है, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ है, और ये जो है ये मेम्ब्रेन है। तो इसका बाहर का पार्ट जो है और अंदर का पार्ट, बाहर का पार्ट और अंदर का पार्ट, इन दोनों साइड ये हेड दिखाई देता है। इधर से भी हेड और इधर से भी हेड। और जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला पार्ट, इसका वाटर से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बेचारे ये तो डरते हैं। किससे डरते हैं? पानी से डरते हैं। तो क्योंकि इनको बाहर रहना है, एक सेल है ये, तो सेल के बाहर फ्लूइड, वाटर, ये तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो बाहर वाला चीज़ को दिक्कत नहीं, भाई इसको वाटर पसंद है, इसलिए इसको दिक्कत होने वाला है नहीं, है ना सेल को। तो बाहर का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और अंदर का जो हेड है वो भी हाइड्रोफिलिक होता है, और बीच का जो पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है ना। मतलब सेल के बाहर बात करो चाहे अंदर बात करो, दोनों साइड से हेड ही दिखाई देते हैं। और अंदर भी पानी फ्लूइड भरा हुआ है, साइटोसोल, तो अंदर में भी पानी से दिक्कत ना हो, इसीलिए हेड अंदर की तरफ भी है, हेड बाहर की तरफ भी है। इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर हो गया? कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा? अंदर का टेल वाला पार्ट। और कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा? हेड वाला पार्ट। आप याद रखेंगे, ठीक। अब
मोज़ैक का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मोज़ैक, फ्लूइड का मतलब समझ आ रहा है? फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ, है ना। मोज़ैक का मतलब क्या होता है? टाइटैनिक देखा है क्या आपने? टाइटैनिक मूवी। तो टाइटैनिक कैसे क्या हुआ था? एक आइसबर्ग से टकरा गया था, है ना, तभी जा कर के वो क्रैश हो गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था और लोगों की जानें गई थी। तो वो जो आइसबर्ग होता है वो बिल्कुल ओशन में एकदम बीच में तैरता रहता है, वो आइसबर्ग, है ना, बीच में। ठीक उसी तरीके से अगर पूरा ओशन को फ्लूइड समझा जाए और वो जिस तरीके से आइसबर्ग तैर रहा है उसी को मोज़ैक कहा जाता है। तो ये मोज़ैक वही बता रहे हैं कि अगर ये जो आपको दिखाई दिया है, ये जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर जो दिखाई दिया है, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। ये सारे मोज़ैक की तरह, जैसे आइसबर्ग लगे होते हैं ओशन में, उसी तरीके से ये लगे रहते हैं, है ना। कुछ इनमें से प्रोटीन होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही दिखाई देता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो बना हुआ है ये भैया एक गेट है जिससे चीज़ें अंदर बाहर हो सकती हैं, इसका नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये देखिए चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन दिखाई दे रहा है, इससे भी चीज़ें। तो ये जो प्रोटीन्स है ये क्यों लगे हुए हैं? ये गेट की तरह लगे हुए हैं ताकि चीज़ें आराम से अंदर आ सके और चीज़ें बाहर जा सके। अच्छा, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स किसी लिपिड के साथ प्रेजेंट हो जाएं, कार्बोहाइड्रेट किसी लिपिड के साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और अगर कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन के साथ प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच विथ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट लगे रहेंगे उनको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। और अगर लिपिड के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहे तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। कोई दिक्कत? आइए, उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट चेन का काम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट चेन का काम है पहचाना, फॉर सेल रिकग्निशन, पहचानना। जैसे कि कैसे किसी चीज़ को पहचानेंगे? तो हमें गेट कीपर खड़ा कर देंगे बाहर, भैया ये आएगा तो इसको एंट्री देना है, ये आएगा इसको एंट्री नहीं देना है। तुम पहचान करके जो लगे अंदर आने देना है इसको आने देना है, जिसको नहीं आने देना है उसको नहीं आने देना। तो ये पहचानने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो किसको अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है, ये सारा काम किसका है? कार्बोहाइड्रेट चेन का। ठीक, उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? मेंटेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर, पूरे मेम्ब्रेन के अंदर जो ये जो बना हुआ है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी, तरलता बनाए रखने और स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखने का काम कोलेस्ट्रॉल का है। क्लियर हो गया? तो हम लोग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में अच्छे से समझ लिए। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये एक ओशन की तरह बना हुआ है। किसके लेयर से? फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना हुआ है, जिसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ हेड है और बीच में जो है टेल है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, उसे पानी पसंद है क्योंकि सेल के अंदर और बाहर पानी और फ्लूइड मौजूद होता है। और बीच वाले लेयर को, अंदर में जो टेल्स है, उन्हें पानी नहीं पसंद है तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। और यही मेम्ब्रेन के अंदर छोटी छोटी चीज़ों का आदान प्रदान, तो आराम से यहाँ चीज़ें अंदर जा सकती हैं, यहाँ से जा सकती हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कहीं से भी इन कर सकती हैं, है ना। बस आराम से कार्बोहाइड्रेट से परमिशन लिया और अंदर इन कर गया, कार्बोहाइड्रेट से परमिशन लिया अंदर इन कर गया। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो ऐसे यहाँ से इन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये चैनल प्रोटीन्स बने हुए हैं, है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बने हुए हैं ताकि चीज़ें आराम से अंदर जा सके और बाहर आ सके। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो देख लो, यही है हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अभी मैंने समझाया ना टेल और हेड के बारे में। तो ये आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाहर पार्ट और अंदरी पार्ट को पानी पसंद है, दोनों तरफ हेड होते हैं, बीच में टेल होते हैं। इनका नाम है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये देखिए दोनों हेड जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और जो दोनों टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए तो सेल के फर्स्ट पार्ट को आज यहीं रोक दिया जाता है। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे, सारी चीज़ों को नोट करेंगे और एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेल के सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ, और अगले पार्ट में कोशिश करेंगे पूरे सेल को हम कंप्लीट कर दें ताकि चीज़ें आपको आराम से समझ में आए। ठीक, जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में
इस वीडियो का PDF डाल दिया जाएगा, आप आराम से वो PDF से भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत आराम से चीज़ें समझाने की कोशिश की है ताकि बिल्कुल बेस जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी आराम से इस चीज़ को समझ सकता है। अगर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी स्लो हो गया हो तो प्लीज़ आप इसे 1.5x 2x पे देख सकते हैं ताकि आपको भी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए, है ना। बाकी चीज़ें भी बहुत कुछ बाकी है जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आप इसे रिवीजन करके रखें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक धन्यवाद।